हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिया के बारे में, यानी क्रिया क्या होती है, उसके भेद और जो महत्वपूर्ण भेद से जहां से प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं, यानी क्रिया किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिससे कोई भी कार्य जो है उसका करना या होना पाया जाता है वह क्रिया होती है। जैसे इसमें है खाना, पीना, सोना, रोना आदि। यानी ये जो शब्द है ये क्या है, क्रिया है। उदाहरण एक है इसमें कि जैसे मोहन सो रहा है, यहाँ जो सोना है ये क्या है, क्रिया है। राम खा रहा है, लड़का दौड़ रहा है। तो ये सारी जो दौड़ना है, सोना है, पीना है, खाना, ये सब क्या होती हैं, क्रिया होती हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको क्रिया समझ में आई होगी, क्रिया किसे कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद हम निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। यानी जो क्रिया है उसका कोई निश्चित भेद नहीं है कि क्रिया के भेद इतने प्रकार के होते हैं। इसको हम निम्नलिखित कुछ आधार पर बांटे हैं। और आइए देखते हैं सबसे पहले रचना के आधार पर, यानी क्रिया जो है रचना के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो रचना के आधार पर इसमें आते हैं जैसे नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया, धातु क्रिया, ये सब जो है ये रचना के आधार पर आती है। और इसमें दूसरा है कि कार्य प्रवृत्ति के आधार पर। तो आप जानते हैं जो कार्य प्रवृत्ति है उसके आधार पर क्रिया मुख्यतः दो तरह की होती है। एक होती है मुख्य क्रिया, दूसरी होती है सहायक क्रिया। अब तीसरा इसमें कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर भी क्रिया दो तरह की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब इसमें चौथा है कि कर्ता के आधार पर। कर्ता के आधार पर क्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे कर्तार्थक होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, पश्चकालिक क्रिया होती है। तो ये जो होती है ये कर्ता के आधार पर होती है। पांचवा पॉइंट इसमें है कि वाच्य के आधार पे। तो अगर हम बात करेंगे वाच्य के आधार पे तो आप जानते हैं कि तीन तरह की होती है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और अगर काल के आधार पर करेंगे तो भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया और वर्तमान कालिक क्रिया, ये होती है काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो आइए एक एक करके देखते हैं। और इसमें कुछ भेद है वाक्य की समाप्ति के आधार पर, जैसे समापिका क्रिया और अपसमापिका क्रिया, ये होती है वाक्य की समाप्ति के आधार पर। और इसमें आठवां है अन्य भेद, यानी कुछ और भी भेद हैं जिसके आधार पर हम क्रिया के भेद को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रचना के आधार पर, यानी रचना के आधार पर क्रिया के भेद में कौन कौन से मुख्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाम धातु क्रिया, यानी नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें कि वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से क्या होती हैं, बनती हैं। जैसे इसमें देखो सर्व से सरमाना, सर्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यानी इस संज्ञा से क्या बना, सरमाना बना। जो सरमाना शब्द है ये क्या है, नाम धातु क्रिया है। इसमें दूसरा है अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, तो इससे बना अपनाना। अब उदाहरण इसमें जैसे है कि हिमांशु ने सोनम को अपनाया, तो जो ये अपनाया है ये क्या है, नाम धातु क्रिया है। इसी तरह हम देखेंगे जैसे लज्जा होता है, लज्जा का क्या होता है, लजाना, तो लज्जा भी एक तरह की भाववाचक संज्ञा है। और दूसरा हम देख लेंगे गर्म, गर्म क्या है, गर्म एक विशेषण है, और गर्म से गरमाना, जैसे उसने पानी को गरमाया। ठीक, तो ये क्या हो गई, ये जो है नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट इसमें है कि अनुकरणात्मक क्रिया, यानी अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, कि वे क्रियाएं जो किसी ध्वनि कार्य के आधार पर निर्मित होती हैं उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ध्वनि कैसी, जैसे तारे, तारे हैं रात में, सब कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है, तो ये जो हिनहिनाना हुआ, टिमटिमाना हुआ, खटखटाना हुआ, ये सारी जो है अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इसका जो आधार है वो ध्वनि है। यानी जो ध्वनि के आधार, ध्वनि के कार्य के आधार पर जो क्रियाएं निर्मित होती हैं उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण इसमें है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक, और दूसरा उदाहरण हम कह सकते हैं घोड़े हिनहिना रहे हैं, बालक दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो ये जो हिनहिनाना है, टिमटिमाना है, खटखटाना है, ये जो होती हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं।
अगला इसमें देखेंगे कि पुनरुक्त क्रिया, यानी पुनरुक्त क्रिया किसे कहते हैं। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की बार बार रिपीटेशन को हम पुनरुक्ति कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि किसी क्रिया शब्द की आवृत्ति हो तो उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। यानी जब कोई वाक्य दिया हो और उसमें जो क्रिया शब्द है उसकी क्या हो, पुनरुक्ति हो या आवृत्ति हो, उसे हम पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे चलते चलते, सोते सोते, खाते खाते, गाते गाते, दौड़ते दौड़ते, लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते। तो जो इस तरह की क्रियाएं होती हैं वो होती हैं पुनरुक्त क्रिया। इसमें हम एक उदाहरण लिए हैं कि वह चलते चलते गिर गया। ठीक, वह चलते चलते गिर गया। तो यहाँ देखिए चलते चलते, ये एक ही क्रिया है, चलते चलना उसी से बना है चलते चलते। तो यहाँ क्या है, पुनरुक्ति क्रिया है इस शब्द में, चलते चलते में। और अगर दूसरे उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे हम कह सकते कि वह पढ़ पढ़ कर थक गया। यानी कोई लड़का है, मान लीजिए वह पढ़ पढ़ कर थक गया, तो यहाँ पढ़ 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 में क्या है, पुनरुक्ति क्रिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि संयुक्त क्रिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं संयुक्त क्रिया और यौगिक क्रिया से। संयुक्त क्रिया क्या होती है और यौगिक क्रिया क्या होती है। आइए बिल्कुल आसान भाषा में इसे देखते हैं। पहला है, इसमें लिखा है कि जब दो क्रिया शब्द एक साथ आए तथा दोनों से एक ही कार्य के होने का बोध हो तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जिससे जो क्रिया शब्द वाक्य में आए तथा उस दोनों शब्द से एक ही कार्य के होने का बोध हो। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। जैसे वह रोने लगा, यहाँ पर जो देखिए क्रिया है रोना और लगना, दो क्रियाएं हैं लेकिन कार्य क्या हो रहा है, रोने का, सिर्फ कार्य रोने का। इस वाक्य पढ़ने से हमें यही प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ कार्य एक हो रहा है, यानी रोने का। वह रोने लगा, वह चल दिया, यानी कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम कहेंगे वह चल दिया। यहाँ क्रिया है दिया और चल, लेकिन कार्य क्या हो रहा है, एक ही कार्य हो रहा है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं संयुक्त क्रिया। जैसे वह रोने लगा, वह चल दिया, वह उठ गया। ठीक, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं संयुक्त क्रिया। अगला इसमें देखेंगे यौगिक क्रिया। जब आप दोनों पढ़ लेंगे तो आपको अंतर बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। अगला है यौगिक क्रिया। जब दो क्रिया शब्द एक साथ आए और उनसे दो अलग अलग कार्यों के होने का बोध हो तो उस क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। यानी जब दो क्रिया शब्द एक साथ आए और उनसे दो अलग अलग कार्य के होने का बोध होता है तो वो होती है यौगिक क्रिया। जैसे वे खाते पीते जा रहे हैं, यानी दो लोग मान लीजिए जा रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं और पी रहे हैं, यानी खाते पीते जा रहे हैं। यहाँ खाना और पीना दो क्रिया है और दोनों से अलग अलग कार्य के होने का बोध होता है, इसलिए जो खाते पीते हैं इसमें क्या है, यौगिक क्रिया है। ठीक, जैसे कह सकते कि वह नाचते गाते जा रहे हैं, ठीक, वह गिरते पड़ते जा रहे हैं। तो ये सब जो इस तरह की क्रियाएं होती हैं तो इस तरह के शब्दों में हम यौगिक क्रिया होती है। ठीक, अगला है इसमें देखेंगे कि मूल, रूढ़ या धातु क्रिया। यानी हम जैसे पूछते हैं कि मूल क्रिया क्या है या पूछेगा रूढ़ क्रिया किसे कहते हैं, धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल आसान भाषा में हम देखेंगे कि क्रिया के सामान्य रूप से जब ना हटा दिया जाए तो शेष बची क्रिया धातु या मूल या क्रिया कहलाती है। जैसे जो क्रिया का सामान्य रूप है, ठीक, उसमें से यदि ना को हटा देते, सामान्य रूप क्या होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, कूदना, इन सब शब्दों में ना लास्ट में आप देखेंगे लगा रहता है। तो जो ये सामान्य रूप है जिसे हम बराबर बोलचाल में हमेशा वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो ये उसका यानी जो धातु है उसका सामान्य रूप हुआ। उसमें से जब हम ना को हटा देते हैं तो जो शब्द बचता है वो होती है हमारी धातु क्रिया। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, उदाहरण में लिखा है कि लिख, लिख क्या है, ये धातु क्रिया है। अगर हम इसमें ना जोड़ देंगे तो उसका सामान्य रूप बन जाएगा, हो जाएगा क्या, लिखना। उसी तरह पढ़, ठीक, ये भी क्या है, ये मूल धातु है या हम इसे कहेंगे रूढ़ धातु क्रिया या धातु क्रिया कहेंगे। ठीक, अगला है सामान्य क्रिया। अब देखेंगे सामान्य क्रिया होती है, अभी हम ऊपर बताए हैं कि सामान्य क्रिया वह होती है जिसके शब्द में, जिस क्रिया के में जो है ना शब्द का प्रयोग होता है। अब अगला वही है कि यदि धातु या मूल क्रिया में ना जोड़ दिया जाए तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे कोई अगर धातु है, जैसे लिख धातु है, ठीक, इसमें जब हम ना जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा सामान्य क्रिया। तो अब समझ में आया होगा आपको मूल क्रिया क्या होती है और सामान्य क्रिया क्या होती है। ठीक, जैसे इसमें लिखना, चलना, खाना, पढ़ना, दौड़ना, कूदना,
बैठना आदि। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे है कि कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर हम देखेंगे कि कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो इसमें दो तरह के मुख्य हम देखेंगे, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। तो वह क्रिया जिसमें, यानी मुख्य क्रिया क्या है, वह क्रिया जिसमें प्रधान या मुख्य कार्य का बोध होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। यानी जो कोई वाक्य है उसमें वह क्रिया जो किसी वाक्य को में मुख्य या प्रधान कार्य का बोध कराती है वह होती है मुख्य क्रिया। इसकी पहचान यह है कि इसमें ना जोड़कर समान रूप बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे कोई वाक्य दे दिया जाएगा उसमें हम पहचानेंगे कि मुख्य क्रिया क्या है, तो हम ये देखेंगे कि जिस शब्द में हम अगर ना जोड़ते हैं तो वह शब्द क्या हो जाए, बन जाए, तो वो होता है मुख्य क्रिया। जैसे इसमें एक उदाहरण है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए जो पढ़ शब्द है इसमें अगर हम ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पढ़ना। तो ये जो पढ़ना शब्द है ये बन सकता है। ठीक, तो इसीलिए जो पढ़ है वो क्या है, मुख्य क्रिया है। अब इसमें देखिए एक और क्रिया है रहा, ये भी तो क्रिया है, लेकिन अगर रहा में हम ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रहाना, जो कि एक सार्थक अर्थ नहीं है। आप कहीं इसका प्रयोग रहाना नहीं देखोगे। तो इसलिए तो जो राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो जब हम पढ़ शब्द में ना जोड़ेंगे तो ये एक शब्द बनता है। तो इसीलिए हम इसकी पहचान यही है कि वह क्रिया जिसमें प्रधान या मुख्य कार्य का जिससे बोध होता है तथा जिसमें इसकी पहचान ये है कि जिसमें हम ना जोड़कर बनाया जा सकता है, तो वो जो क्रिया होती है वो होती है मुख्य क्रिया। और जो उसके बाद की क्रिया होती है वो होती है सहायक क्रिया। तो हम आगे देखेंगे कि सहायक क्रिया किसे कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में ये आया होगा। ठीक, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है में जो पढ़ शब्द है ये है मुख्य क्रिया। ठीक, आगे हम देखेंगे, इसके आगे अब सहायक क्रिया देखेंगे कि यानी वह क्रिया जो कार्य की समाप्ति में क्रिया की क्या करती है, सहायता करती है। सीधे शब्दों में हम कहेंगे कि वह क्रिया जो कार्य की समाप्ति में क्रिया की सहायता करती है वो होती है सहायक क्रिया। इसमें है कि ना जोड़कर इसका सामान्य रूप नहीं बनाया जा सकता। यानी जो सहायक क्रिया होती है उसमें हम ना जोड़ेंगे तो इसका मूल रूप नहीं बनेगा। जैसे वह खाना खा रहा है। अब देखिए इसमें वो जो खा शब्द है ये क्या है, मूल क्रिया है। अभी हम आपको बताएं ये मुख्य क्रिया है। इसमें हम ना जोड़ेंगे तो खाना बन जाएगा, यानी खाना एक शब्द है, इसका हम प्रयोग भी करते हैं। तो अब जो बच रहा है इसमें रहा। अब देखेंगे जो रहा है इसमें अगर हम ना जोड़ेंगे तो रहाना हो जाएगा। अभी हम आपको पीछे बताएं कि जो कि कोई शब्द प्रचलित वैसा शब्द नहीं होता जिसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो जो रहा है ये क्या है, सहायक क्रिया। ये जो खाना क्रिया है उसकी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। जैसे वह खाना खा रहा है, तो ये जो रहा क्रिया है ये क्या है, सहायक क्रिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में अंतर समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे इसमें कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, यानी जो कर्म होता है उसके आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर मुख्यतः हम दो भेद देखेंगे। एक देखें अकर्मक क्रिया, दूसरा देखेंगे सकर्मक क्रिया। तो पहले आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। यानी जहाँ कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। यानी वह क्रिया जहाँ कोई भी कार्य जो होता है उसका फल सीधे कर्ता पर पड़ता है वो होती है अकर्मक क्रिया। जैसे वह हंस रहे हैं, वह हंस रहे हैं, यहाँ हंस कौन रहा है, व्यक्ति हंस रहा है, यानी वह हंस रहा है। यहाँ देखिए जो हंसना क्रिया है इसका सीधा सीधा संबंध किससे है, कर्ता से है। और वह सो रहा है, कौन सो रहा है, वह व्यक्ति सो रहा है, वह लड़का सो रहा है। तो यहाँ जो सीधे सीधे सोने का संबंध है वो क्रिया से है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ पे हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। अब हम इसका पहचान देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है। इसमें हम दो प्रश्न करते हैं, एक क्या है और एक किसको का। क्या है और किसको का प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे यहाँ है कि वह हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं, ये इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। तो किसको हंस रहे हैं ये भी नहीं मिल रहा है। तो जब क्या व किसको का उत्तर अगर मिलेगा तो क्रिया होगी सकर्मक। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो कुछ क्रियाएं होती हैं वो सदैव क्या होती हैं, अकर्मक होती हैं। जैसे इसमें हंसना हो गया, रोना हो गया, चलना हो गया, सोना हो गया, तैरना हो गया, भौंकना हो गया, उठना हो गया, घूमना हो गया आदि। ये जो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं ये जो हमेशा अकर्मक होती हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा कि ये जब भी वाक्य में प्रयोग होंगी तो ज़्यादातर वो वाक्य क्या होगा, अकर्मक होगा। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर अन्य संज्ञा पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। यानी
जहाँ जो कर्ता है, ठीक, जो क्रिया है उसका जो फल हो रहा है वो कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा पर पड़ता है, वहाँ होती है सकर्मक क्रिया। जैसे इसमें देखिए, वह रोटी बना रही थी। अब देखिए हमने क्या कहा कि 2 प्रश्न करेंगे, ठीक, क्रिया से, क्या है और किसको का। अब हम यहाँ अगर प्रश्न करते हैं कि वह रोटी बना रही थी, इसमें प्रश्न करेंगे क्या बना रही थी, तो हमें उत्तर मिलेगा और रोटी बना रही थी। तो अगर उत्तर मिलता है तो वो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। तो इस तरह जो देखेंगे, जो ये पहला उदाहरण है, इसमें ये क्रिया कैसी है, सकर्मक क्रिया। इसमें है राम ने रावण को मारा, यानी अब देखेंगे हमने आपसे कहा था 2 प्रश्न करेंगे, क्या मारा, इसका उत्तर इसमें नहीं मिला, लेकिन किसको मारा इसका उत्तर मिल रहा है, यानी राम ने रावण को मारा। तो यहाँ जो ये क्रिया होंगी ये होंगी सकर्मक क्रिया। अब अगला देखेंगे कि सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक कर्मक और दूसरा होती है द्विकर्मक क्रिया, यानी जो एक कर्मक और द्विकर्मक। अब देखेंगे कौन सी क्रिया एक कर्मक होती है और कौन सी क्रिया द्विकर्मक होती है। अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। अब देखेंगे पहले एक कर्मक क्रिया, यानी एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी वह क्रिया जिसमें एक ही कर्म दिया हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। अर्थात क्या एवं किसको का जब हम प्रश्न करेंगे तो हमको सिर्फ एक का उत्तर मिलेगा, अगर या तो क्या का मिलेगा या तो किसको का मिलेगा, दोनों का उत्तर नहीं मिलेगा। और यदि दोनों का मिल जाता है तो वो द्विकर्मक हो जाती है। तो ठीक है, आइए पहले देखते हैं कि एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जैसे राम ने बाजार से मिठाई खरीदी। अब यहाँ देखिए, अब प्रश्न करिए खरीदी से, यानी क्या खरीदी, मिठाई खरीदी। अब किसको खरीदी ये तो नहीं मिल रहा है, लेकिन राम ने बाजार से मिठाई खरीदी, यानी राम ने बाजार से क्या खरीदी, मिठाई खरीदी। तो यहाँ हमें क्या का प्रश्न, क्या जो प्रश्न बनता है उसका उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ जो एक क्रिया क्या हो जाएगी, एक कर्मक हो जाएगी। अब अगला इसमें है कि राम ने सोहन को मारा, यानी जो राम है उसने क्या मारा, नहीं पता चल रहा है, किसको मारा, सोहन को मारा। तो यहाँ भी देखिए जो है एक जो 2 प्रश्न हम बताए थे उसके एक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ क्या से क्रिया हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला इसमें देखेंगे कि द्विकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसके साथ 2 कर्म दिए हुए हों उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्या एवं किसको, दोनों प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे इसमें है कि शिक्षक ने विद्यार्थी को एक पाठ पढ़ाया। अब हम पहले करेंगे कि क्या पढ़ाया, एक पाठ पढ़ाया, किसको पढ़ाया, विद्यार्थी को पढ़ाया। तो यहाँ आप देखिए कि जो ये उदाहरण है इसमें दोनों प्रश्न का आपके उत्तर मिल रहा है, और यदि दोनों प्रश्न के उत्तर मिल रहा है तो क्रिया क्या होगी, द्विकर्मक होगी, ठीक। जैसे हम कह देंगे कि उसने बच्चे को दूसरा, अगर हम कहेंगे कि उसने बच्चे को मिठाई दी, तो क्या दी, मिठाई दी, किसको दी, बच्चों को दी। तो इस तरह हम देख लेंगे, इस तरह हम पता कर लेंगे कि कौन सी क्रिया एक कर्मक है, कौन सी द्विकर्मक है। बस हमको याद ये रखना है कि क्या और किसको का, ये जो है हम क्रिया से इसका प्रश्न करेंगे। यदि उत्तर हमें दोनों का मिलेगा तो द्विकर्मक, यदि किसी एक का उत्तर मिलता है तो एक कर्मक क्रिया होती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे इसमें कि कर्ता के आधार पर। अब हम देखेंगे कि कर्ता के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अभी हमने बताया इसमें 2-3 तरह की होती है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कर्तार्थक क्रिया, यानी कर्तार्थक क्रिया किसे कहते हैं। इसमें है कि जब किसी कार्य को कर्ता स्वयं करता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य में कर्तार्थक क्रिया होती है, यानी जब किसी कार्य को कर्ता स्वयं करता है तो वो होगी कर्तार्थक क्रिया। जैसे श्याम ने पत्र लिखा। अब यहाँ देखिए श्याम करता है, लिखने का कार्य पत्र कौन कर रहा है, श्याम खुद कर रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे इसमें कर्तार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरा इसमें है कि सीता ने भोजन पकाया या बनाया। तो जो बनाया, भोजन किसने बनाया, सीता ने बनाया। तो यहाँ जो बनाना क्रिया है और जो भोजन है ये सीता से सीधे सीधे क्या है, संबंध है, यानी जो भोजन है उसे सीता ने बनाया, किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं बनाया। तो इतना आप याद से रखेंगे कि जब किसी कार्य को कर्ता स्वयं करेगा तो उसके द्वारा जो किया गया काम होगा उसमें कर्तार्थक क्रिया होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल एकदम आसान है, ठीक है। जैसे सीता ने भोजन बनाया, तो इसमें भोजन कौन बना रहा है, सीता। तो सीता क्या हो, इस तरह की जो कर्तार्थक क्रिया हो। अब अगला इसमें देखेंगे है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जहाँ कर्ता किसी काम को या तो दूसरे के लिए करता है अथवा दूसरे से क्या करता है, करवाता है, ठीक। उसके द्वारा किए गए कार्य में प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी जहाँ कर्ता किसी काम को या तो वो दूसरे के लिए करता है या अथवा वो क्या करता है, दूसरे से कार्य करवाता है। तो जो उसके द्वारा किए गए कार्य में क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे इसमें उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो सदैव सकर्मक होती है, ठीक। इसमें है कि उसने बच्चों को पाठ पढ़ाया। अब यहाँ देखिए, उसने बच्चों को
पाठ पढ़ाया। अब यहाँ जो पहला जो उदाहरण है इसमें जो उसने यानी ये जो करता है उसने वो जो स्वयं काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो जब कर्ता स्वयं नहीं काम किसी दूसरे के लिए काम करेगा तो उसे हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। और जो दूसरा इसमें जो उदाहरण है कि उसने मोहन से पत्र लिखवाया, यहाँ देखिए कर्ता स्वयं ने कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहा है, तो इसमें भी क्या है, प्रेरणार्थक है। लेकिन ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है ये दो तरह की होती है। अब देखेंगे दोनों तरह की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और कैसे उसको इजीली हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें है कि जब कर्ता कार्य में स्वयं शामिल हो तो उसके द्वारा किए गए कार्य में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी जैसे जब कोई कार्य हो रहा है तो उस कार्य में कर्ता जो करता हो तो स्वयं शामिल रहे तो वो होगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राम ने श्याम को भजन सुनाया। अब देखिए यहाँ जो राम है वो करता है तो भजन सुनाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, और वो स्वयं राम कर रहा है, वो किसको सुना रहा है, श्याम को सुना रहा है। तो जो ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि राहुल ने मोहन को भजन सुनाया, तो जो राहुल है वो जो है अगर करता है और उन्होंने मोहन को स्वयं भजन सुनाया है तो इसमें क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया, वो भी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक, जिसमें कर्ता कार्य में स्वयं शामिल रहे। अब अगला हम देखेंगे कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जहाँ कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाता है तो उसके द्वारा करवाए गए कार्य में क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। जैसे जब कर्ता स्वयं कार्य करेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक, यदि कर्ता कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो वो हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे उसमें है कि मोहन ने श्याम से मकान बनवाया। अब देखिए यहाँ जो मोहन है वह श्याम से क्या करता है, मकान बनवाता है, यानी जो बनवाने का मकान काम है वो मोहन खुद नहीं कर रहा है, वो श्याम से उस काम को करवा रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें अगला है कि सीता ने गीता से पत्र लिखवाया, यानी जो पत्र लिखने का काम वह सीता स्वयं नहीं कर रही है, वह गीता से उस पत्र को लिखवा रही है। तो जो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब एक चीज़ और इसमें देखिए, यानी जो मोहन है, यदि हम मोहन की बात करेंगे तो मोहन क्या है, प्रेरक करता है। प्रेरक क्या होता है, जो किसी को प्रेरणा देता है। यहाँ मोहन क्या कर रहा है, श्याम को प्रेरणा दे रहा है। तो यदि पूछेगा कि प्रेरित करता कौन है, तो इसमें श्याम है, यानी श्याम क्या कर रहा है, श्याम क्या है, वो मोहन से प्रेरित हो रहा है, ठीक। तो यदि पूछेगा वाक्य में कि प्रेरक करता क्या है तो हम कहेंगे मोहन प्रेरक करता है और श्याम क्या है, प्रेरित करता है, ठीक। और जो ये बनवाया है ये शब्द है ये क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, और ये बिल्कुल आसान भी होता है। इसमें देखते हैं कि जब कोई कर्ता एक कार्य करने के बाद दूसरा काम भी करता है, यानी जैसे यदि कोई कर्ता एक काम करने के तुरंत बाद दूसरा भी काम करता है तो उसको द्वारा किए गए पहले काम में पूर्वकालिक होती है, एक पूर्वकालिक होती है, एक पश्चकालिक होती है। तो इसी साथ साथ देख लेते हैं कि जब कोई कर्ता एक कार्य करने के बाद दूसरा कार्य भी करता है तो उसके द्वारा किए गए पहले काम में तो पूर्वकालिक होगा, लेकिन जो कार्य बाद में होगा उसमें होती है पश्चकालिक क्रिया, ठीक। यहाँ मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन इसी में हम समझ लेंगे। जैसे उदाहरण है कि वह लिख कर सो गया। अब देखिए जब वह लड़का सोया तो उसके पहले उसने अपना लिखने वाला काम क्या किया, कर लिया। तो यदि पूछेगा जो लिख कर शब्द है इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। और अगर पश्चकालिक क्रिया की बात करेगा तो सो गया, जो ये सो गया शब्द है इसमें क्या हो जाएगी, पश्चकालिक क्रिया होगी, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। जैसे एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे वह पढ़कर चला गया तो जाने से पहले काम क्या हुआ, पढ़ने का, तो पढ़कर में क्या होगा, पूर्वकालिक, और चला गया में पश्चकालिक क्रिया होगी, ठीक। अब आगे देखते हैं तात्कालिक क्रिया। अब जो तात्कालिक क्रिया है इसमें अन्य भेद में हम देखेंगे तात्कालिक क्रिया क्या होती है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जहाँ एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य भी शीघ्र ही आरंभ या खत्म हो जाए तो वहाँ दूसरे काम में तात्कालिक क्रिया होती है। अब देखिए तात्कालिक क्रिया क्या होती है। यहाँ जैसे एक कार्य होने के बाद, जैसे एक कार्य हुआ, ठीक, उसके बाद शीघ्र तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है या खत्म हो जाता है, उसमें होती है तात्कालिक क्रिया। जैसे सिग्नल मिलते ही ट्रेन चल पड़ी। अब यहाँ देखिए जैसे ही सिग्नल मिली ट्रेन चल गई। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें तात्कालिक क्रिया होती है। जैसे बारिश होते ही पानी भर गया, तो इस तरह के वाक्य में तात्कालिक क्रिया होती है। अगला हम देखेंगे सजाती क्रिया। अब देखिए सजाती क्रिया किसे कहते हैं। ये होता है कि जहाँ जब कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी होती हैं। अभी हमने पीछे बताया धातु क्या होती है, ठीक। तो जब कर्म
और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी होती है, तो वो होती है सजाती क्रिया। जैसे उसने लेख लिखा, अब देखिए लिखना, ये मान लीजिए जो धातु है, ठीक। अब ये जो धातु है ये देखिए कर्म के स्थान पे भी आया है और क्रिया के स्थान पे भी आया है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें सजाती क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे उसने लेख लिखा, उसने चाल चली, ठीक। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं सजाती क्रिया, यानी जहाँ जो कर्म और क्रिया एक ही धातु से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में भी आया होगा, ये क्रिया और क्रिया के भेद। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो अभी इसमें हम दो तरह के जो नहीं बताए हैं, एक जो वाच्य के आधार पर और एक काल के आधार पर, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए हमने इसको नहीं बताया। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे काल के आधार पर, उसमें उससे हमारी दो टॉपिक कंफर्म हो जाएगी, एक ये क्रिया वाली और एक जो है काल वाली। तो उसको हम किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।